हेलो, वेलकम टू सीआरएन। आज 20 जुलाई है। आज का क्वेश्चन जो लिया हमने न्यूज़ से, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के डोमिनियन स्टेटस के पहले की मांग के बजाय पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये सवाल हमने आज के न्यूज़पेपर में, जो हरीश खरे पत्रकार है, उनके द्वारा एक लेख लिखा गया है कि जो वर्तमान में प्रचलित राजनीतिक स्थिति जो राजस्थान में चल रही है, तो उसी से संबंधित कांग्रेस के हिस्ट्री के बारे में लिखा है। तो यहाँ हम ये समझेंगे कि डोमिनियन स्टेटस, सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस क्या था जो कांग्रेस ने डिमांड किया था, और उसके बाद ये डिमांड को रिवाइज करके पूर्ण स्वराज के डिमांड में कन्वर्ट किया। तो डोमिनियन स्टेटस नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के आधार पर डोमिनियन स्टेटस के मांग किया गया था कांग्रेस के द्वारा 1928 में। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस न दे के ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन ही अपना शासन चलाएगा, और ब्रिटेन के क्वीन को अपना एज ए किंग मान के, और ये डोमिनियन स्टेटस के तौर पर इंडिया काम करता रहेगा। 1928 के मांग था। लेकिन कांग्रेस के जो युवा नेता सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बोला कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये सवाल है। तो पहला है कलकत्ता अधिवेशन 1929, 44th लाहौर अधिवेशन 1929, इसके बाद कराची अधिवेशन 1931 एंड मद्रास 1927। तो इसका आंसर है आपका लाहौर अधिवेशन 1929। मतलब इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, इंस्टेड ऑफ डोमिनियन स्टेटस। अभी दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं कि ये जो इंडिया के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसके स्थापना वर्ष दिए हैं मैंने कुछ, तो इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा मेल सही है। तो ये सवाल इसलिए उठाया गया है कि अभी हाल फिलहाल में बीएसएफ के 19 कर्मियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया है बीएसएफ के द्वारा। उनकी मांग ये है कि जिस तरह से जितने 3 फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, तीनों को एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम में शामिल नहीं किया गया है, और उनको ओल्ड पेंशन में रखा गया है। तो ओल्ड पेंशन में रखने के पीछे उनके रीजन दिया गया था कि दे आर आर्म फोर्सेस। तो बीएसएफ के जो एक्ट है 1965 में, उसमें जो पारित हुआ था, उसमें उसको आर्म फोर्सेस के तौर पे लिखा हुआ है। तो इसी को बेस बनाते हुए बीएसएफ के कुछ कर्मियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मांग किया है कि वी आर ऑल्सो आर्म फोर्सेस, तो वी शुड बी कवर्ड अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम। हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर किया जाए, ना कि न्यू पेंशन स्कीम में। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिसकी स्थापना कभी हुआ था। तो पहला है असम राइफल्स, दूसरा है बीएसएफ 1965, तीसरा है सीआरपीएफ, और चौथा है सीआईएसएफ की स्थापना। तो इसमें आपको सही आंसर है, सभी सही है। असम राइफल सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और ये आपको ये जानना है कि इंडिया में टोटल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं 7 हैं। इंडिया में टोटल 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेमडेसिविर क्या है? व्हाट इज रेमडेसिविर? ये क्वेश्चन हमने इसलिए उठाया है कि ये कोरोना में एक दवा की तरह यूज हो रहा है। दवा ये रेमडेसिविर का नाम है, जो कोरोना के इलाज के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये न्यूज अभी हाल फिलहाल में आया था कि मुंबई में कुछ लोग रेमडेसिविर को ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाए गए। इसका 450 कीमत है, उसका 4,000, 5,000, 7,000 में बेचे जा रहे थे। तो कुछ लोग मुंबई में पकड़े गए हैं। तो उसी से सवाल बनता है कि व्हाट इज रेमडेसिविर। फर्स्ट ऑप्शन है कि रेमडेसिविर गंभीर कोरोना रोगी के लिए इंजेक्शन का काम करता है। यह दवा जिलेट साइंसेस द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा है इसका ब्रांड नाम वेक्लूरी है। इसका सही उत्तर है ऑल आर करेक्ट। रेमडेसिविर कोरोना बीमारी के लिए इंजेक्शन है। ये जिलेट साइंस द्वारा बनाया गया है, और इसका ब्रांड नेम वेक्लूरी है। मतलब मार्केट में वेक्लूरी नाम से सेल किया जाता है।
फोर्थ क्वेश्चन है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। अभी पॉइंट उठाया है हमने जो अभी विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था यूपी में, तो इसमें अभी काफ़ी आर्टिकल न्यूज़पेपर में लिखे जा रहे हैं कि दिस इज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आखिर है क्या, और ये इसके क्या दुष्परिणाम होंगे या क्या इसके सिग्निफिकेंस है। तो व्हाट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स? तो ऑप्शन दिया है मैंने, यह सरकारी एजेंसियों द्वारा बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के हत्या करने का कृत्य है। इससे कानून की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत जांच का विषय है। तो इसमें ऑल आर करेक्ट। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब यह है कि विदाउट एनी ड्यू जुडिशियल प्रोसेस, विदाउट फॉलो एनी रूल्स एंड विदाउट convicting the culprit in court, if the police takes actions and they kill the persons, so that is called extrajudicial killings। तो इससे तीनों सही है कि यह बिना न्यायिक कार्रवाई के द्वारा सरकारी एजेंसियों द्वारा हत्या कर दिया जाता है अपराधी को, और यह कानून के विश्वसनीयता को प्रभावित करता है, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी ऑफ लॉ, बिकॉज लॉ को एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही किसी को दंड देना होता है। और यह आईपीसी की जो धारा 176 में जांच का विषय है, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किसी की होती है तो सेक्शन 176 के तहत जांच की जाएगी। अब इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनता है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारतीय दंड संहिता कब पारित की थी, व्हेन वाज द इंडियन पेनल कोड वाज पास्ड। इसका ऑप्शंस है 1860, 1862, 1861 और 1865। तो इसका आंसर है 1860, मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 में पारित किया गया था, आईपीसी। अब आईपीसी के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। आईपीसी के दो पार्ट होते हैं, एक क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट, एक सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब सिविल जो अपराध होते हैं उसको सिविल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत शामिल किया जाता है। दूसरा एक जो क्रिमिनल एक्टिविटी होते हैं उसको क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है आईपीसी के द्वारा, आईपीसी धारा में। निम्नलिखित के बीच सही विकल्प चुने। अभी मैंने आज के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनमें से लिया है, जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अभी मुखिया कौन है? तो एनएचआरसी के अभी मुखिया है न्यायाधीश एचएल दत्तू। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। एंड थर्ड है सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। इसमें तीनों सही है। एनएचआरसी के प्रमुख है एचएल दत्तू, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है शरद बोबड़े, और सीबीआई के करंट डायरेक्टर है ऋषि कुमार शुक्ला। अब हाल ही में भारतीय रेलवे ने द्वारा 7000 डिब्बों में निगरानी कैमरा लगाने की घोषणा की गई है। तो एक किस टाइम तक कंप्लीट करने की बात कही गई है इंडियन रेलवे द्वारा? इसमें ऑप्शन है मार्च 2021, दिसंबर 2020, दिसंबर 2021, दिसंबर अप्रैल 2022। इसका सही आंसर है मार्च 2021। मार्च 2021 तक 7000 डिब्बों में कैमरा लगाए जाएंगे। अभी भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ये अभी इसलिए रेलिवेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, तो उसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल आ जाया है कि चीन ने जो इंडियन टेरिटरी में अभी जो क्रॉस करा हुआ है, तो वो क्रॉस एक रिपोर्ट के आधार पे बोला जा रहा है कि जो 1960 में जो इंडिया और चीन के बीच में जो सीमा वार्ता हुआ था, जो बॉर्डर टॉक्स हुए थे 1960 में, तो उसमें कुछ एरिया में दोनों देशों को अपने अपने अधिकार का डिवाइड किया गया था। तो उस एरिया जो 1960 में डिवाइड किया गया था, उससे आगे भी चाइनीज आर्मी बढ़ गई है, ये इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। तो अभी दोनों इंडिया चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता है पंचशील समझौता। जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? इसका आंसर है 1954, 1954 में। अब एक कोरोना से रिलेटेड और एक न्यूज है, साइंस से रिलेटेड न्यूज है, क्योंकि कोरोना में देखा गया कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है पेशेंट में। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेफ रेंज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इन आवर आर्टेरियल ब्लड?
जो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होता है, तो वो सेफ लेवल क्या है, मतलब उससे डाउन होगा तो आदमी सीरियस हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो एक सेफ लेवल का रेंज क्या है, एक क्वेश्चन बनता है। तो सेफ लेवल का रेंज है 95% से ऊपर। और जो लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है, उस बीमारी का नाम हाइपोजेमिया है। हाइपोजेमिया, हाइपोजेमिया, जब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोजेमिया। अब इसका एक डायग्राम देख लीजिए। आर्टरी क्या होता है? आर्टरी ये है बॉडी का, जो आपके ये आर्टरी होते हैं इस तरह। आर्टरी में क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट से प्योर ब्लड फ्लो करता है आर्टरी के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जब भी ब्लड वापस जो विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से जो बाहर इसमें हृदय की तरफ जाता है, हार्ट की तरफ, वो वेंस में जाता है। तो आर्टरी और वेंस में डिफरेंस है कि वेंस में ब्लड का फ्लो हार्ट से शरीर के अन्य भागों में होता है, और वेंस में शरीर के अन्य भागों से हार्ट में होता है। तो आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो करता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें अच्छा खासा मात्रा में होता है। और जब ये सारे ब्लड जब वापस दोबारा जाते हैं हार्ट में, तो इसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है वेंस में। तो आर्टरी में शुद्ध ब्लड फ्लो करता है और वेंस में अशुद्ध ब्लड फ्लो करता है। अब आज के खेल से संबंधित एक क्वेश्चन है कि लुइस हैमिल्टन किस टीम के लिए फार्मूला 1 में खेलते हैं? लुइस हैमिल्टन जो फार्मूला 1 रेसर हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। लुइस हैमिल्टन वॉन द हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स। तो इस एक किस टीम से पार्टिसिपेट करते हैं फार्मूला 1 रेस में? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर है मर्सिडीज। मर्सिडीज कंपनी की तरफ, मर्सिडीज टीम की तरफ से लुइस हैमिल्टन खेलते हैं। अब ये क्वेश्चन के आंसर मैंने सारे दे दिए हैं, ये आप देख लेना। और नाउ इट इज अ टाइम फॉर कंसेप्ट ऑफ द डे। तो आज का कंसेप्ट हमने लिखा है बीट एंड बाइट। तो व्हाट इज बीट एंड बाइट? ये आए दिनों आप सुनते हो, जो डेटा हमारे पास केवी में है, एमबी में, जीबी में डेटा है। तो डेटा का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है? तो सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो होता है बिट, इसको बोलते हैं बिट। अभी ये आपको समझना है कि ये बिट क्या है। तो जो कंप्यूटर जो होते हैं या जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट हैं, ये ऑन एंड ऑफ प्रिंसिपल के पे काम करते हैं। ऑन को 1 से डिनोट करते हैं और ऑफ जो पोजीशन रहता है उसको 0 से। तो मतलब 1 एंड 0। तो जितना भी कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन है यही 2 डिजिट से लिखे जाते हैं, 1 एंड 0। तो इसी एक पार्ट को हम लोग बिट बोलते हैं। दिस इज 1 बिट, 2 बिट। और जब ऐसा करके 8 बिट जब हो जाते हैं, 8 बिट्स, तो 8 बिट से एक बाइट बनता है। 8 बिट मिला के 8 बाइट बनता है। तो आप समझ लो कि बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जब 8 बिट को मिलाते हैं तो बाइट बनता है। और बिट क्या है? तो वो इंस्ट्रक्शन बताता है, 1 एंड 0। जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं 1 एंड 0 के फॉर्म में। कुछ भी लिखा गया तो 1 0 1 0 0 0 1 1 ऐसे ही लिखे जाते हैं कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन सारे, आइदर 1 और 0। तो ये सब 1 0 ये सब बिट है। और ये 8 जब एक मिला दिया है तो एक साथ उसको हम लोग बोलते हैं बाइट। तो 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। अब इससे जब आगे हम बढ़ते जाएंगे तो जब 1024 बाइट्स मिलता है तो उसको 1 केबी बोलेंगे, किलो बाइट। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, 1024। और ये 1024 का ही मल्टीपल में आगे बढ़ता जाएगा। केबी से जब हम जाएंगे तो एमबी में, तो 1 एमबी में 1024 केबी। एमबी से बढ़ते हैं आगे तो हम गीगाबाइट बोलते हैं। गीगाबाइट से जब आगे बढ़ेंगे तो टेराबाइट, उससे आगे पेटाबाइट, उससे आगे एक्साबाइट, उसके बाद जेटाबाइट एंड योटाबाइट। ये मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए छोड़ा है कि आप एक कैलकुलेट करिए कि 1 GB में कितने MB होंगे। तो 1 GB में 1024 MB। इस तरह से 1 टेरा
बाइट में 1024 गीगाबाइट, ये इस तरह से आप कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करिए, और कुछ इसमें जो एरर रह रहे हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं आगे इसको सुधारता रहूँगा। जय हिंद, गुड बाय।